घेरा डाल करके, डेरा डाल करके दिल्ली को घेर करके बैठा है। यदि कोरोना महामारी होती तो आज लाखों लोग अस्पताल में चले जाते, लेकिन कोरोना के नाम पे 24 घंटे पहले मोदी जी आए और कहा कि हिंदुस्तान में जो लोग जहां भी है वहीं पे रुक जाओ, कोरोना है। भारत में न हवाई जहाज चलेगी, न रेल चलेगी, न बस चलेगी। और कोरोना में हमारे भाई मजदूर जो अपना पेट भरने के लिए अपने घर को, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने प्रांत को छोड़ करके हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करने के लिए गए थे। आप और हमने देखा एक एक मजदूर को 1,000, 1500 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर पैदल नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार का दिल नहीं पसीजा। उन मजदूरों के बारे में ये नहीं सोचा। और मजदूरों ने, चाहे दिल्ली है, चाहे बंबई है, लाखों की तादाद में मजदूर इकट्ठे हो गए। लेकिन मोदी और मोदी की जहां भी भारतीय जनता पार्टी की जिन प्रांतों में सरकारें हैं, उन्होंने उन मजदूरों को कहीं पे मुर्गा बनाया, कहीं पे लाठियां चलाई, इतना अपमानित किया। अरे मोदी जी, इस भारत का निर्माण करने में मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। इस भारत की आजादी की लड़ाई में आप और आपकी भारतीय जनता पार्टी, आपका आरएसएस, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब हिंदुस्तान के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आपके आरएसएस के लोग तो अंग्रेजी हुकूमत के वहां तलवे चाट करके माफी मांगने का काम कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली करने का काम कर रहे थे, अंग्रेजों की खुफियागिरी करने का काम कर रहे थे। और भारत का निर्माण करने वाले मजदूरों के जिस तरह से आपने अपमानित किया, कम नहीं था। 80-80 साल के उम्र के कोई मजदूर अपनी मां को, अपने बाप को पीठ पे 1,000 किलोमीटर अपने कंधों पे, कोई गर्भवती मजदूर महिला बीच सड़क पे, कोई अस्पताल में जाए तो चेक करने वाला नहीं था। कोरोना का इतना भय पैदा कर दिया कि कोरोना आ गया। और कोरोना के नाम पे मोदी जी, आपने प्रांतों में सरकारें गिराने का जो काम पर्दे के पीछे रह करके, जिस तरह से कठपुतली का खेल दिखाने वाला पर्दे के पीछे रह करके कठपुतली को नचाने का काम करता है, महाराष्ट्र में क्या किया? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? महाराष्ट्र में बहुमत न होने के बावजूद भी फडणवीस को, और वो भी रात की 2 बजे, भारत का राष्ट्रपति भी 2 बजे जगता रहा, जहां राष्ट्रपति शासन था, गवर्नर भी जगता रहा। कब नरेंद्र मोदी के चहेते को मैं मुख्यमंत्री की शपथ दिलाऊं? कम किया। भारतीय संविधान को तोड़ मरोड़ करके इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के संविधान को नकार करके मनोवाद लागू करना चाह रही है। बहुमत नहीं था। उसके बाद रात की 2 बजे राष्ट्रपति को जगा करके राष्ट्रपति शासन विड्रा किया जाता है। गवर्नर वहां बुला करके फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाह रहे थे कि महाराष्ट्र भी हमारे कब्जे में, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी कोई है तो बंबई है, वो हमारे कब्जे में रहेगी। अनचाहे पैसा हम वसूल करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर भरते रहेंगे, हिंदुस्तान की जनता को लूटते रहेंगे। धन्य है महाराष्ट्र के तमाम निर्वाचित प्रतिनिधियों का, धन्य है महाराष्ट्र के नेताओं का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ऐसा करारा चमाचा मारा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने मुंह की खाने पड़ी। और वहां पे इनका बनाया हुआ, रात की चोरी से चुपके से बनाया हुआ मुख्यमंत्री को धूल चाट करके गद्दी छोड़नी पड़ी। कम किया उन मजदूरों के बारे में आज तक। और पीछे से उन मजदूरों का जो कानून था, मजदूरों के हक का जो कानून
कानून था, सारे के सारे कानून भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना की आड़ में पलट दिए समाज के हर तबके पे। और कह रहे थे मेरा 56 इंच का, उनको कह रहे थे मनमोहन सिंह जी को, बोले पाकिस्तान को ठीक करने के लिए 56 इंच का। मोदी जी 56 इंच का सीना तो था, लेकिन आप भारत की जनता को बताए बिना पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए चोरी छुप के जाने वाला भी भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री था तो वो नरेंद्र मोदी था, जो पाकिस्तान के वहां कलवे चाटने के लिए। क्या नहीं किया इन्होंने समाज के हर तबके पे, विद्यार्थियों पे, मजदूरों पे और महिलाओं पे अत्याचार में तो इनका सिंगर। ये उत्तर प्रदेश में यहां खट्टर की सरकार ने बैरिकेड लगा करके, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बलात्कारी, जो भी बलात्कार में भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट का मेंबर बलात्कार का अपराधी पाया जाता है। बलात्कार में जो कह रहे महिलाओं का विकास करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी और इनका नेता बलात्कार करके बेटी बचाने का काम कर रहे हैं। इनका सिंगर नाम का एमएलए उत्तर प्रदेश में बलात्कार करता है, पीड़िता के पूरे परिवार को तबाह कर देता है, और भारतीय जनता पार्टी उस अपराधी के पक्ष में रैलियां करती है कि हमारा सिंगर ने बहुत बहादुराना काम किया है, जैसे किसी विदेशी सेना पे हमला करके विदेशी सेना को हरा दिया, परास्त कर दिया हो। क्या यही भारतीय जनता पार्टी है? क्या यही इनका लोकतंत्र है? क्या भारतीय जनता और सिंगर के खिलाफ जो जो लोग बोले, जिन्होंने बलात्कार के पक्ष में आवाज उठाई, उन पे मुकदमे बना करके जेलों में ठूसने का। अभी मैं एक एक केस की बात नहीं करता, लेकिन महिलाओं के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो बलात्कार के आरोप में आज भी, आज तक भारत की आजादी के बाद कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता इस तरह से अपराध में। हम राजस्थान के बॉर्डर पे हैं, राजस्थान में भी हुआ, एक राजनीतिक पार्टी में हुआ, लेकिन उन्होंने तत्काल सीबीआई से जांच करवा करके अपनी पार्टी के नेता को जेल में डलवाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी। ये अपने नेताओं को बचाने का काम करने के अलावा दूसरा कोई काम। अभी इसी कोरोना काल में नरेंद्र मोदी ने जिनसे वायदा किया था, जिनसे चुनाव में अथाह रुपया लेकर के, हेलीकॉप्टर लेकर के पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम रहे थे, उनको छूट दे दी कि तुम्हें भारत लूटने के लिए, भारत की जमीन लूटने के लिए, भारत की जनता को लूटने के लिए ये 3 कृषि कानून जो लेकर के आए अभी प्रस्तावित है। आप बताओ, ये दिल्ली के इर्द गिर्द, भाई राजस्थान में आप और हम भी तो, हमारे खेत में कचरा पैदा होता है, उस कचरे को इकट्ठा करके आग लगाते हैं। सरकार कोई करे व्यवस्था उस कचरे को जलाने वाले का, जहां हजारों में जुर्माना था। पहला मौका है नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा और 5 साल की सजा होगी। शायद ऐसा कोई भी काश्तकार नहीं होगा, उसके पूरे खेत को बेचने के बाद भी 1 करोड़ की भरपाई हो जाए। ये कोई कानून है? कैसा कानून बनाया? पराली का कानून बना दिया। अभी हमारे बीच में मिल साहब बैठे हैं, मिल साहब बोलेंगे। बिजली का कानून लेकर के आए, राजस्थान के बॉर्डर पे आप और हम बैठे हैं। बिजली के सवाल को लेकर के मुझे ज्यादा इसलिए नहीं कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की शेखावत साहब, भैरव सिंह जी की सरकार थी, यहां बैठे उनमें से बहुत से लोग होंगे। 7 दिन तक स्टैच्यू सर्किल राजस्थान की राजधानी में पड़ाव डाल करके भैरव सिंह जी की सरकार, जो बिजली से सिंचाई करने वाला 15 से 20 लाख उपभोक्ता, उस दौरान 20 लाख उपभोक्ता था, आज पानी गहरा चला गया।
पानी सूख गया, कनेक्शन करते करते कम हो गया। आज राजस्थान में 14 से 15 लाख खेती करने वाले किसान के बिजली का कनेक्शन है, नहरी इलाका नहीं है। भैरू सिंह की सरकार का जब टेटवा दबा तो बिजली का पूंछड़ा सीधा हो गया, बिजली आना शुरू हो गई, हमने हमारी फसलें बचाई। यही नहीं किया। वसुंधरा जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, टोंक के सोयला में पीने का पानी मांगा था, कोई गुनाह नहीं किया। हमारे पूर्वज अपने खेत में एक छिलका लगाते, जानवरों को पानी पिलाने के लिए, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए। हमारे खेत में जब बिजली के कुएं लगे तो रास्ते पे खेलियां बनाते कि कोई आवारा पशु भी होगा तो वो पानी पिएगा। हमारे बुजुर्ग जब बिजली नहीं लगी थी, कुएं से पानी निकाल करके, रस्सी निकाल करके लाते थे तो रास्ते के बीच चौराहे पे प्याऊ लगाते थे, पीने का पानी। कोई राहगीर इधर से आएगा जाएगा तो पीने का पानी। और वसुंधरा जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने के बाद टोंक के सोयला में पीने का पानी मंगाया। पानी मांगने पे वसुंधरा जी ने गोलियां दाग दी। 6 किसान, एक गर्भवती महिला अपने घर में खिड़की से झांक करके देख रही थी, वो भी एक पेट वाला 7 टोंक के सोयला में 7 लोगों की कुर्बानियां लेने वाली कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रावलागढ़ थाना में ये साथी पवन दुग्गल अभी लंगर चला रहा है। पवन दुग्गल प्रधान था, सस्पेंड कर दिया। ऊपर पैर ऊपर करके लटका करके पेट्रोल गुदाओं में भर करके क्या क्या जुल्म नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो धन्य है अनूपगढ़ की जनता ने, तो भारतीय जनता पार्टी का करारा तमाचा मारते हुए उसी पवन दुग्गल को एमएलए बना करके भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की छाती पे वहां राजस्थान की विधानसभा में मूंग दलने के लिए भेज दिया। रावलागढ़ चना में आज किसानों पे न केवल गोलियां दागी, राजस्थान में राजाओं का राज भी देखा। ये राजा राम जी हमारे बीच में बैठे हैं, जागीरदारों का भी देखा। पहला मौका था रावलागढ़ थाना में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना को खेती करने वाले किसान के खिलाफ उतारने का जुर्म किसी पे है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है, जिन्होंने खेती करने वाले किसान के खिलाफ रावलागढ़ थाना के आंदोलन को कुचलने के लिए भारतीय सेना को उतारने का काम किया। हमारे देश की सेना के बड़े अधिकारियों ने कहा कि व्यवस्था बना सकते हैं लेकिन अन्नदाता पे हम बंदूक चला करके गोली दागने का काम हम नहीं करेंगे। जब वसुंधरा की सरकार पीछे हटी और फिर बिजली की रेट बढ़ाई। धन्य है राजस्थान के किसान को जो बढ़ी हुई रेट को, पूरी की पूरी रेट को पूरे देश में रोल बैक कराने वाला कोई है तो वो राजस्थान का किसान है, राजस्थान का अन्नदाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने ये 3 काले कानून ला करके न केवल खेती करने वाले किसान को, हिंदुस्तान के आम नागरिक को लूटने के लिए अडानी और अंबानी को, क्योंकि अडानी और अंबानी को कहेंगे कि हरियाणा के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एयर कंडीशन दफ्तर बनाना है तो पैसा तो वो ही देंगे। चुनाव आएगा, पार्लियामेंट के एमपी खरीदने हैं, विधानसभाओं में एमएलए खरीदने हैं तो उसके लिए पैसा मोदी जी जानता है, अमित शाह जानता है, नागपुर में बैठने वाले लोग जानते हैं कि खेती करने वाले किसान के पास पैसा तो अडानी और अंबानी के पास है, भारत की प्राकृतिक संपदा को लूटने वाले लुटेरों के पास है। इनकी खिदमत नहीं करेंगे तो एमएलए कहां से खरीदेंगे, पार्लियामेंट के मेंबर कहां से खरीदेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एयर कंडीशन दफ्तर कहां से बनाएंगे, प्रचारों में हेलीकॉप्टर कहां से लाएंगे।
इसलिए ये कानून हमारे बीच में लेकर के आए। ये कानून लाने के बाद जिस तरह से ये आंदोलन चला, शांति प्रिय आंदोलन चला, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की तमाम संस्थाओं पे कब्जा कर लिया। चाहे चुनाव आयोग है, नीति आयोग का तो नाम ही बदल दिया, चाहे कोर्ट है, चाहे कचहरी है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, सारे पे सारों पे आरएसएस के गुर्गों को फिट करने का जो काम किया, ये कम नहीं है। पहली दफा किसान आंदोलन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अदालत में गई और धन्य है, पहली दफा भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो मजदूर लाखों की तादाद में पैदल जा रहे थे, महिलाएं लाखों की तादाद में हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान तो हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन पहला मौका है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अन्नदाता ने रास्ता नहीं रोका है, रास्ता रोकने वाली आपकी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकार ने बैरिकेड लगा करके अन्नदाता दिल्ली आना चाह रहा था, उनको दिल्ली आने से रोकने का काम किया। आज फिर सुनवाई है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में, उसी सवाल पे सुनवाई है। इतना शांति प्रिय आंदोलन, और इस आंदोलन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले जेएनयू के विद्यार्थियों पे हमला करने के लिए कहा, ये पाकिस्तान के इशारे पे कर रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, ये देशद्रोही काम कर रहे हैं, यही मजदूरों पे नारे लगाए, यही किसान के आंदोलन में कहा ये पंजाब का आंदोलन है, ये खालिस्तान की मांग करेगा, ये हरियाणा का आंदोलन है। अब तो मोदी जी पूरे हिंदुस्तान का अन्नदाता, कोई दिल्ली को घेर के बैठा है, कोई अपने 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 प्रांतों में तुम्हारी सरकार का टेटवा दबाने के लिए अपने पायचे टांग करके तैयार खड़ा है। कब मौका है, कब तुम्हारी सरकार का टेटवा दाबने का काम करें। अब कहां का बताओगे? आंदोलन को तोड़ने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी की सारी, धन्य है हिंदुस्तान के अन्नदाता को और धन्य है उन तमाम लोगों को। वाकई में वारिस तो भगत सिंह के निकले। भारत की आजादी के दौरान भी जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय आजादी के आंदोलन को तोड़ने के लिए जिस तरह से नारे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कम नारे दिए। कभी खालिस्तानी बताया, कभी पाकिस्तानी बताया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताया, कभी अल्ट्रा लेफ्ट बताया, कभी माओवादी बताया। भारतीय जनता पार्टी के गले में घंटी गल गई कि 6-7 साल तक लगातार हमने तो हिंदुस्तान की जनता को पाठ पढ़ाया था, हिंदुस्तान के मीडिया पे कब्जा करके पाठ पढ़ाया था। क्या पाठ पढ़ाया? कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू जाट है, तू राजपूत है। ये पाठ पढ़ाया था, विभाजन करने का काम किया था। और आज खेती के खिलाफ 3 काले कानून, अडानी और अंबानी के पक्ष में, उन्हें हिंदुस्तान की जनता को लूटने के लिए 3 काले कानून बनाते ही भारत देश में तमाम जातियों के बंधन, तमाम धर्मों के बंधन, तमाम प्रांतों के बंधन तोड़ करके सारे के सारे किसान एक जाजिम पे बैठ करके सरकार के खिलाफ, ये क्या हो गया? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा बैठा कर रही है। वार्ता के लिए बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं बोलो आपको कौन सा संशोधन। किसान नेताओं ने, धन्य हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को, जिन्होंने एक मुश्त कह दिया कि किसी भी कीमत पे कानून वापस होगा। हम घर से चल करके आए हैं, कानून वापस करा करके जाएंगे। कानून वापस नहीं होगा तो हम जिंदे घर ले जाएंगे, हमारी लाशें घर पे जाएगी। ये कम बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं, क्योंकि रोज अपन भाषण देते हैं, रोज सारे साथी, इस भारतीय जनता पार्टी ने जिससे और हमारे नेताओं ने जिस तरह से 26 तारीख का दिया है,
कि 26 तारीख को अन्नदाता आएगा, भारत का किसान आएगा, भारत की राजधानी में आएगा और हमारे देश का संविधान जो लागू हुआ वो 26 तारीख के गणतंत्र की परेड में शामिल होगा। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहेगी कि किसान वहां पे आए। किसान वहां पे आ जाएगा, दिल्ली में आ जाएगा, तो भाई दिल्ली कोई बाढ़ नहीं हो जाती है क्या? हमारे देश की राजधानी अपवित्र हो जाती है क्या? और किसान दिल्ली में आने से दिल्ली अपवित्र होती है। तो मोदी जी 26 तारीख से पहले या तो आपकी सरकार घुटने टेक देगी, वरना दिल्ली को अपवित्र करने और आपकी सरकार को पाठ पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान का अन्नदाता दिल्ली में आएगा। आपके पास जितनी भी बंदूकें हैं, जितनी भी तोपें हैं, तमाम दादाओं को झेलते हुए अन्नदाता आएगा और तुम्हें पाठ पढ़ाने का काम करेगा। इसलिए मैं तमाम साथियों को, क्योंकि बरसात भी है, ठंड भी है, सब कुछ भीग गया, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार की चौपट करने का काम किया। हमारे देश के किसान की कमर तोड़ने वाले कानून बनाने का काम। बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी नहीं मानेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारतीय किसान ले जाकर के अरब सागर में डुबोने का काम करेंगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई पैदा नहीं होगा। ये काम हिटलर ने भी किया था, राष्ट्रवाद का नारा दे करके, लेकिन आज हिटलर का नाम घृणा की दृष्टि से लिया जा रहा है कि हिटलर का नाम कोई प्यार की दृष्टि से नहीं लिया जाता। इसलिए मोदी जी भारतीय लोगों में, आम नागरिक में आज भी साम्राज्यवाद के खिलाफ, आज भी तुम्हारे वाली राष्ट्रभक्ति, तुम्हारे वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। सारे के सारे देशभक्त है। इनके पुरखों ने भारत की आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां देने का काम किया। अपन भी हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की खेती को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के किसान को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानियां देंगे और हिंदुस्तान की खेती को बचाने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला राम जी।